अच्छा, अब हम लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन भी कर ली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है ये भी कर लिया। केसी जो एक्सप्रेशन था वो भी निकालना सीख लिया था। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का भी पता लग गया था। और फिर और क्या चीज़ की थी इससे रिलेटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स किए थे और यूनिट्स के बारे में आप लोगों को पता चला था और बताया भी था और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए भी थे, कुछ होमवर्क दिए थे जो कि मैं अभी देखता हूँ थोड़ी देर में। तो वो क्या थे, वो ये थे कि यूनिट्स इसके होते भी हैं और नहीं भी होते और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो किस तरह का है, या उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं। सही है? नहीं नहीं सर। अच्छा, उसे क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हो गए थे। अब ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके हम पॉइंट्स को बारी बारी स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उनमें सबसे पहले ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ। अगर हमें जो इनिशियली रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फिर हम आपके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस वैल्यूज पर या इक्विलिब्रियम पे जब ये पहुंचेगा रिएक्शन तो उसके क्या कहते हैं, उसके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, आप लोगों को अगर ग्राफ थोड़ा सा हम रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो ग्राफ ये था, एक्स एक्सिस जो थी ये क्या था, ये टाइम वेरिएबल था। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या था, कंसंट्रेशन थी। तो अगर आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को थोड़ा सा जहन में लाने की कोशिश करें तो उसमें रिएक्टेंट्स यहाँ पे शुरू होता था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन कम होती थी और एक लेवल पे जाके फिर वो फिक्स हो जाती थी या कांस्टेंट हो जाती थी और उसमें मजीद चेंज नहीं आता था। इसी तरह जैसे ये ग्रीन लाइन एक रिएक्टेंट की है, इसी तरह एक ब्लू लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी रिएक्टेंट की है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होके एक पॉइंट पर आके स्ट्रेट हो जाता था। और तीसरा जो है वो हमने प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ है, प्रोडक्ट के बारे में ये है कि वो जीरो से शुरू होती थी, ज़्यादा होती होती एक पॉइंट पर आके फिर उसकी कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाती थी। ऐसे ही था ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर आप इस जगह की बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट ऊंचाई पर है, इसका क्या मतलब है कि उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। इसी तरह अगर हम इसी ग्राफ को मजीद एनालाइज करें, हम रिएक्शन का एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि आपका रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, कि उसमें रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है या कौन सी चीजें जो हैं वो कम हो रही हैं और कौन सी चीजें जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से अब किस हद तक रिएक्शन होगा, कि ये रिएक्शन कब तक कंसंट्रेशंस को ज्यादा करता रहेगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा, ये भी आप इसको रीड करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को रीड करके या एनालिसिस करके फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा ये कि ये आपको हेल्प करता है ये चेक करने में कि आपकी इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन के इसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी जिसमें हमने क्या कहा था, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो उसको जो सारा क्या कहना चाहिए कि जो कंसंट्रेशंस हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आता, यानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो उनकी कंडीशंस क्या है कि अगर आप उनमें से किसी एक कंडीशन में चेंज लेके आते हैं तो फिर उसका इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या अफेक्ट पड़ता है, इसको भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की मदद से
एनालिसिस कर सकते हैं या जान सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, आगे की बात बता सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो पंजाब वालों की बुक है ना, ये वाली जो ये हिरा पड़ती है, उसमें ये हेडिंग्स के साथ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये तो हमने सिर्फ बता दिया कि ये काम हो सकता है, अब ये काम कैसे हो सकता है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, पंजाब वालों के कोर्स में भी है और वहां पर मेंशन भी है, तो वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हमने सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स ही देखने थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, या इंसानों की हेल्प करता है, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट की हेल्प करता है। एंड में फिर एक उन्होंने वर्डिक्ट दिया हुआ है, फाइनल कंक्लूजन दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट क्या कर सकता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट ये कर सकता है, क्या हो रहा है, अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट क्या कर सकता है कि वो देखता है कि अगर आप कंडीशंस को चेंज करते हैं, यानी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या प्रेशर को चेंज करते हैं, या किसी और चीज़ को चेंज करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर, या एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के ऊपर, और उसकी मदद से वो फिर मुख्तलिफ चीज़ों की जो प्रोडक्ट वो हासिल करना चाहते हैं उनकी पैदावार या यील्ड को बढ़ा सकता है, या अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। और इसी की एप्लीकेशन आगे जाके हम देखेंगे। एक आपका हेबर प्रोसेस है और दूसरा क्या है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, कि ये किस तरीके से उन दोनों प्रोसेसेस के जरिए आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और फिर उनकी प्रोडक्ट या यील्ड को किस तरीके से ज्यादा किया जा सकता है, ये आप लोगों का अगला टॉपिक होगा। अभी जो हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके पॉइंट्स में किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं। सिमर, नो सर। ठीक है, अभी फिर हम आगे चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरीके से होगा, कि आपके जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से हो रहे होंगे।